हेलो बासना डीमर्स। आज तारीख है 16 जुलाई 2020। चलिए देख लेते हैं आज मैं कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। आर्टिकल के डिस्कशन से भी पहले हम कार्टून का मीन समझेंगे कि कार्टून पर किस पर बात की जा रही है। देखिए ये है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस मीन सोनिया गांधी हैं। तो सोनिया गांधी की जो पिलर्स हैं मीन जो उनके सपोर्टर्स हैं बेसिकली हो कह रहा है कि धीरे धीरे वो किसके फेवर में जाते जा रहे हैं, वो बीजेपी के फेवर में या पीएम मोदी के फेवर में जाते जा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर यही बात दिखाया जा रहा है कि जिस पिलर पर जिस बेस पर इसमें सोनिया गांधी बैठी हुई हैं वहाँ की ईंटों को वर्कर्स निकाल करके लेकर के जा रहे हैं। कह रहे हैं कि क्या कि पीएम मोदी की प्रतिमा बनानी है। ये केवल एक सिंबॉलिक मैसेज है। इस पूरे कार्टून का जो मीन है वो यही कहना है कि जो बेस ऑफ कांग्रेस है कह रहे हैं वो धीरे धीरे इरोड होती जा रही है और बेसिकली जो फाउंडेशन है वो बीजेपी का मीन जो पीएम मोदी के लीडरशिप में कह रहे हैं वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है या फिर वो बढ़ रहा है। ठीक है, अब हम अपने आर्टिकल की ओर मूव करेंगे कि अब हमें कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। बेसिकली तो ये वाला आर्टिकल इससे पहले भी डिस्कस किया जा चुका है कि चाइना का पोस्ट कोविड-19 में क्या सिनेरियो रहने वाला है या वो क्या करने वाला है, राइट। लेकिन इसमें दो तीन बातें थोड़ी सी अलग हैं अदर आर्टिकल के पर्सपेक्टिव में। इसमें बात क्या करते हैं, कहते हैं कि जब कोविड-19 का जो टाइम पीरियड है कह रहे हैं अभी राइट नाउ तो चल ही रहा है, लेकिन कोरोना वायरस या वुहान वायरस जिसे बोला जाता है कह रहे जब G7 की मीटिंग होती है तो उसमें भी इसे वुहान वायरस बोला जाता है और जापान उसमें लीड रोल में आता है। कह रहे पूरी दुनिया के लिए चाइना एक प्रॉब्लम तो बना हुआ है और हर कोई चाइना का एक अल्टरनेटिव ढूंढने का प्रयास तो कर ही रहा है। लेकिन देखिए प्रॉब्लम एक जगह पे ये आ जाती है कि हर कोई सॉल्यूशन तो ढूंढ रहा है इसके लिए, लेकिन जो वर्ल्ड लेवल पे जो लीडर है लाइक अमेरिका है तो अमेरिका क्या कर रहा है, इससे डाइवर्ट होता जा रहा है। अमेरिका अपने अलाइज को सपोर्ट नहीं कर रहा जिस तरह से उसे सपोर्ट करना चाहिए था और उसके जो इस प्रकार के बिल्कुल भी मतलब प्लान्ड डिसीजन नहीं लिए जा रहे हैं अमेरिका के द्वारा। जैसे कि अब वो बात क्या करते हैं, कहते हैं कि इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया चाइना के अगेंस्ट में है और अमेरिका भी चाइना के अगेंस्ट में है। तो ऐसे पीरियड में अमेरिका को सपोर्ट करना चाहिए इंडिया का। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और जो जापान जैसे जो उसके अलाइज कंट्रीज हैं उनके अगेंस्ट भी वीज़ा का रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। तो वीज़ा के रिस्ट्रिक्शन लगाने से बेसिकली होगा क्या कि यहाँ के रिसर्चर अमेरिका नहीं जा पाएंगे और अमेरिका के रिसर्चर यहाँ नहीं आ पाएंगे। तो बेसिकली जो कोऑर्डिनेशन में जो इश्यूज़ होंगे कह रहे हैं कि वो ज़्यादा इंप्रूव होने वाले हैं। कह रहे हैं जब ऐसे सिचुएशन में जब हम एक बड़े दुश्मन से जब हम लड़ रहे होते हैं, जब एक प्रॉब्लमेटिक कंट्री है चाइना खुद ही उसका एग्रेशन इतना ज़्यादा है, उसके अगेंस्ट में लड़ते समय अमेरिका को क्या करना चाहिए कि वो अपने अलाइज कंट्रीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि G7 में वुहान वायरस का नाम इवन जापान ने दिया था, जापान उसमें लीड रोल में आता है, बट स्टिल उसे वो सपोर्ट वहाँ से नहीं मिलता हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने अपोज किया तो ऑस्ट्रेलिया से जो बियर वगैरह जो लीकर्स वगैरह बेवरेजेस आते थे चाइना में, कह रहे चाइना ने उसे पूरी तरह से बैन कर दिया और इकोनॉमिकली ऑस्ट्रेलिया को पनिश करने की कोशिश की। लेकिन यूएसए ने बिल्कुल भी कोई भी स्टेप नहीं लिया जो कि ऑस्ट्रेलिया को कंसोल कर सके। इंडिया ने बड़े बड़े डिसीजन लिए अगेंस्ट चाइना, लेकिन यूएसए ने कोई भी सपोर्टिव डिसीजन नहीं दिया जो कि ये दिखाता हो कि अमेरिका इंडिया के साथ या फिर जो उसके अलाइज कंट्रीज के साथ खड़ा हुआ है। जबकि वाइल अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना अपनी अलाइज कंट्रीज को कह रहे प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करता चला आ रहा है। और पूरी दुनिया जो मास्क डिप्लोमेसी जिसे बोलते हैं कि वुहान वायरस से हुआ क्या कि पूरा कोरोना वायरस फैलता है पूरी दुनिया में और उसके बाद मास्क को डिस्ट्रीब्यूट करके वो क्या बोलते हैं कि वो मास्क डिप्लोमेसी को अपना एक्सपेंड करना चाहते हैं। लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं कह रहे हैं इन्होंने क्या किया कि रिस्ट्रिक्ट किया कि हमें चाइना का मास्क नहीं चाहिए, हमें चाइना का कोई ऐसा सपोर्ट नहीं चाहिए इसके रिगार्डिंग, सो दैट कि वो इससे बच करके ना निकल जाए। क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपराध किया हुआ है और उनकी वजह से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला हुआ है। तो कह रहे अमेरिका पनिश तो करना चाह रहा है, लेकिन अमेरिका के जो डिसीजन है कह रहे वो पूरी तरह से प्लान नहीं है और अपने अलाइज कंट्रीज के सपोर्ट के साथ होकर के वो चाइना के अगेंस्ट में एक्शन नहीं ले रहा है, वाइल वो स्टिल वो सुपर पावर है। अब फिर वो इनऑदर केस की बात करते हैं, कहते हैं कि ठीक है ये तो अमेरिका वाली बात होगी कि अमेरिका जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में उसे क्या करना चाहिए था और अभी वो कर क्या रहा है। वेरियस इंस्टीट्यूशंस हो गए जैसे WHO हो गया, तो अब WHO से ऐसे समय में बाहर आना कि जब
उसे चाइना के अगेंस्ट में काफ़ी डिसीजन दिलवाने थे डब्ल्यूएचओ से, तो डब्ल्यूएचओ से बाहर चला आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेरियस मल्टीनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस है, कह रहे हैं वहाँ पर अमेरिका का प्रभाव धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, और जो चाइना की जो हेजुमनी है, कह रहे वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कह रहे वो इंप्रूव होने वाली है। अब यूएस को करना क्या चाहिए था, राइटर अगेन वही स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। कहते हैं कि यूएसए को क्या करना चाहिए कि एशिया का जो खुद का पोटेंशियल है, क्योंकि एशिया में क्या है कि बिल्कुल रूट लेवल पर उन्होंने फ्रीडम के लिए फाइट किया हुआ है, तो उसका पूरा पूरा एडवांटेज उठाना चाहिए, चाहे वो आसियान कंट्रीज हो गई, चाहे वो एशियन कंट्रीज हो गई, चाहे वो इंडियन चाहे वो इंडो पैसिफिक ओशन हो गया। कह रहे हैं कि इसके जो अलाइज कंट्रीज हैं, कह रहे हैं ये बेसिकली चाइना के अगेंस्ट में खड़े होना चाहती हैं, और इसका पूरा प्रॉपर अमेरिका को सपोर्ट करना चाहिए और इसका एडवांटेज उठाना चाहिए। क्योंकि चाहे वो इंडिया हो जाए, चाहे वो जापान हो जाए, कह रहे हैं इनकी जो पूरी जो हिस्ट्री रही है, कह रहे हैं कि चाइना के अगेंस्ट में इवन अपनी फ्रीडम के लिए, अपने लीडरशिप के लिए कह रहे हैं इन्होंने बहुत फाइट किया हुआ है। और इंडिया जैसी कंट्री जो कि जब कोल्ड वार का टाइम पीरियड चल रहा था, कह रहे हैं कि उस टाइम पीरियड में भी इंडिया कोल्ड वार के किसी भी कंट्री की तरफ नहीं किया था। इसका मतलब उससे अपनी लिबर्टी बहुत ज़्यादा प्यारी है, और अगर उसे अपनी लिबर्टी बहुत ज़्यादा प्यारी है तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि वो चाइना की हेजमनी को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अगर कोई पूरे एशियन रीजन में अगर चाइना की हेजमनी को अगर कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि बहुत कम ही कंट्रीज ऐसी हैं, कह रहे जिन्होंने सीपे का पार्ट नहीं है और चाइना के अगेंस्ट में आवाज़ उठाती हैं, कह रहे उनमें से इंडिया भी एक है। तो अमेरिका को करने के चाहिए कि इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए, और इस प्रकार के जो वीज़ा के रिस्ट्रिक्शंस हैं और वेरियस टाइप ऑफ जो डिप्लोमेटिक हर्डल्स हैं, कह रहे इसे रिमूव करना चाहिए, राइट। तो हमारा ये वाला भाई आर्टिकल डिस्कस हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट वन आर्टिकल की ओर मूव करेंगे कि देखिए इसमें बात क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि स्टीरियोटाइपिंग की बात कह रहे हैं कि यूजुअली 2080 का एक कॉन्सेप्ट है। अब 2080 का कॉन्सेप्ट क्या है कि मोस्ट ऑफ द 80% जो कोरोना वायरस के इन्फेक्टेड पर्सन हैं, कह रहे हैं वो 20% लोगों के द्वारा फैलाए गए हैं, मतलब उन्हें सुपर स्प्रेडर बोला जा रहा है। कह रहे हैं कि अब हो सकता है कि वो आपका फूड वेंडर हो सकता है कि वो ड्राइवर हो, कह रहे हैं वेरियस टाइप ऑफ जो प्रोफेशनल्स हैं, कह रहे हैं कि वो बेसिकली बहुत कम लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट किया जाना ही बेसिकली वो सुपर स्प्रेडर की कैटेगरी में जाता है। अब राइटर यहाँ इसके पीछे कॉज की बात करते हैं, कहते हैं कि कॉज क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है। कह रहे हैं कि कुछ एरोसॉल्स होते हैं, कह रहे हैं एरोसॉल हवा में काफ़ी समय तक जिंदा रह सकते हैं, और इसी की वजह से कि कुछ ही ऐसे लोग हैं, कह रहे हैं जिनके कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कह रहे हैं कि वो एक सुपर स्प्रेडर की कैटेगरी में चले जाते हैं। और इंडिया को इवन अगर किसी को भी अगर ये कोविड-19 को अगर कर्टेल करना है, अगर उसे करना है, तो उसे इन चीजों पर बेसिकली जिसे बोलते हैं कि मास्क का यूज करना, बार बार हाथ धुलना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, कह रहे हैं कि जो इस टाइप के जो स्टेप्स हैं, कह रहे वही इन चीजों से बचा भी सकते हैं। क्योंकि आप चीजों को सैनिटाइज करके, आप मेडिसिन खा करके, कह रहे आप इन चीजों को रोक नहीं सकते हो, क्योंकि वो एरोसॉल है। कह रहे एरोसॉल काफी टाइम तक एयर में रहने ही वाला है, तो आपको उससे खुद को प्रिवेंट करने के लिए आपको मास्क का यूज करना ही चाहिए। तो ये वाला भी आर्टिकल हमारा यूज हो गया, मतलब खत्म हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करेंगे। तो नेक्स्ट आर्टिकल है रिटेल इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग। कहते हैं कि देखिए कोविड-19 के जस्ट बाद हमने लॉकडाउन लगाया हुआ था, तो लॉकडाउन के तुरंत बाद का जो अभी इनिशियल वाला मंथ है, कह रहे हैं उसका हमारे पास एक रिपोर्ट आया है, इन्फ्लेशन काउंट हुआ। तो जो रिटेल इन्फ्लेशन है, कह रहे हैं वो 6.1% है, मतलब एवरेज से ज़्यादा है। मतलब इससे पहले अब राइटर यहाँ पे एक सिंबल देते हैं, कहते हैं कि वेरियस सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो हर सेक्टर में इन्फ्लेशन बढ़ा है। केवल अगर हम कुछ अनाज और अगर सब्जी की बात करें, कह रहे हैं उसमें कम है इन्फ्लेशन, अदरवाइज इन्फ्लेशन का जो पूरा कैलकुलेशन है, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग की बात करें, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तो कह रहे कि हर सेक्टर में हुआ गया कि इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है। और रिटेल इन्फ्लेशन को बेसिकली फोकस करते हुए बताते हैं कि वो 6.1% है। वेरियस डेटा भी इसमें दिए हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, कह रहे वो रिटेल इन्फ्लेशन है। कह रहे रिटेल इन्फ्लेशन में बेसिकली होता क्या कि ये कॉमन मैन को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, राइट। तो जितने भी हमने इकोनॉमिक स्टेप्स लिए हुए थे, कह रहे हैं कि वो प्रॉपर उसे कहते हैं ना सफिशिएंट नहीं है इस रिटेल इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए। आरबीआई को बेसिकली बेसिस पॉइंट में कमी करनी पड़ती है ताकि बैंकों के पास ज़्यादा पैसा जाए और वहाँ पर कि प्रॉपर तरीके से लोग परचेस करें, लोग डिमांड कर सकें। लेकिन यहाँ पर सप्लाई साइड से सप्लाई न होने
पाने के कारणवश ये इन्फ्लेशन है, ना कि डिमांड साइड से, राइट। तो इंडिया को करना क्या चाहिए, मीन बेसिकली गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि सप्लाई साइड पर फोकस करना चाहिए, जिससे कि जो अनवांटेड इन्फ्लेशन है क्या वो ना आने पावे, ठीक है। ये जो हमारे पास नेक्स्ट ये वाला आर्टिकल है बेसिकली पोलैंड की पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग है। हमारे यहाँ खुद की कंट्री का पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट नहीं होता एग्जाम्स के लिए, तो पोलैंड का तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली वहाँ पर हुआ क्या कि एक अल्ट्रा नेशनलिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है, और जो ड्यूडा है वो उसके लीडर हैं। तो उसी के रिगार्डिंग पूरा पिक्चर है कि अब वेरियस कंट्रीज़ में हो क्या रहा है कि नेशनलिस्ट जो पार्टीज़ हैं कह रहे वो गवर्नमेंट फॉर्म कर रही हैं। अब हम अपने नेक्स्ट वन में मूव करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट वन आर्टिकल है रिगार्डिंग द आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स के रिगार्डिंग। अब देखिए आर्किटेक्ट और इंजीनियर, हर आर्किटेक्ट इंजीनियर होता है लेकिन हर इंजीनियर आर्किटेक्ट नहीं होता है। आर्किटेक्ट का अपना खुद का एक प्रोफेशन है, उसका अपना खुद का एक रिस्ट्रिक्शन है, उसका खुद का एक काम है। लेकिन देखिए एक कॉमन चीज़ आती है कि जितने भी इंजीनियर होंगे कह रहे इंजीनियर्स में कह रहे और भी प्रोफेशन होते हैं और भी ब्रांचेस होते हैं, उसमें भी एक सिविल इंजीनियर होता है। तो एक सिविल इंजीनियर का काम और एक आर्किटेक्ट का काम काफ़ी हद तक वो ओवरलैप कर रहा होता है। मतलब ये हुआ कि एक आर्किटेक्ट अगर किसी पर्सन को, किसी इंडिविजुअल को, किसी फैक्ट्री को, किसी कंपनी को अपना कोई प्रोडक्ट अगर ऑफर करता है तो बिल्कुल वेरी सिमिलर प्रोडक्ट ऑफर कर सकता है एक इंजीनियर भी। इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर हाई कोर्ट ने बेसिकली किया क्या कि रिस्ट्रिक्शन हटा दिया कि रिस्ट्रिक्शन आर्किटेक्ट जो प्रोफेशनल्स हैं वो क्या चाहते थे कि जो आर्किटेक्ट के रिगार्डिंग जितने भी, चाहे वो डिज़ाइन हो गया चाहे वो बिल्डिंग का हो गया, तो कह रहे हैं इसका जो सोल राइट होना चाहिए कह रहे हैं वो केवल हमारे पास होना चाहिए, राइट। जैसे डॉक्टर्स हो गए, तो अब डॉक्टर्स में भी अब वेरियस ब्रांचेस हैं। तो अब एक प्रोफेशनल है अगर, तो वो फिर दूसरे प्रोफेशन, आप भले ही डॉक्टर हो लेकिन आप किसी दूसरे प्रोफेशन का आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हो, आप इलाज नहीं कर सकते हो। तो वैसे ही अगर कोई इंजीनियर है, भले ही आप इंजीनियर हो लेकिन आप अपनी स्ट्रीम से हट करके दूसरे को आप दूसरे के स्ट्रीम में जा करके आप उसे प्रोडक्ट ऑफर नहीं कर सकते हो, राइट। लेकिन अभी जो आर्किटेक्ट्स हैं कह रहे हैं इसी का विरोध भी कर रहे हैं। अब इसमें दो केसेस हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो आर्किटेक्ट हैं कह रहे हैं इन्होंने बहुत कोशिश की है, कह रहे हैं अंग्रेज़ों के टाइम से कोशिश की है, क्योंकि जब अंग्रेज यहाँ पर थे तो 1931 में लंदन में एक एक्ट पारित करते हैं जिसमें ये बात बताया जाता है कि जो आर्किटेक्ट हैं केवल वही आर्किटेक्ट के रिगार्डिंग की मीन घरों में जो डिज़ाइनिंग वगैरह होते हैं कह रहे हैं ऐसे प्रोडक्ट केवल एक आर्किटेक्ट प्रोफेशनल ही ऑफर कर सकता है, केवल एक प्लेन इंजीनियर ऑफर नहीं कर सकता है। उसी को रेफरेंस देते हुए इन्होंने 1968 में एक एक्ट पारित करवाने की कोशिश की थी, लेकिन वो गवर्नमेंट को कन्विंस नहीं कर पाए कि जो प्रोडक्ट एक आर्किटेक्ट ऑफर कर सकता है किसी कंपनी को, एक बिल्डर को, कह रहे हैं कि वो एक इंजीनियर फॉलो नहीं कर सकता। तो बेसिकली इस समय आर्किटेक्ट चाहते क्या है कि उनकी जो सोल अथॉरिटी है कह रहे हैं उनको कंजर्व रखा जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, लेकिन ऐसा हुआ बिल्कुल भी नहीं है कि मीन एक इंजीनियर और एक आर्किटेक्ट में, एक प्लेन इंजीनियर और एक आर्किटेक्ट में कह रहे विशेष फर्क नहीं है। अब एक डेटा की भी बात करते हैं कि हर प्रोफेशनल चाहता है कि उसके प्रोफेशन को रिजर्व करके रखा जाए, कि मीन वो काम केवल उसी के प्रोफेशनल वाले लोग कर सकते हैं। लाइक जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट में भी होता है कि जो ऑडिटिंग होगी कह रहे हैं कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला पर्सन ही कर सकता है, भले ऑडिटिंग किसी और को भी आती हो कह रहे लेकिन वो नहीं कर सकता है। तो उसी प्रकार से एक प्रोडक्शन एक आर्किटेक्ट भी चाहता है कि अगर कोई डिजाइनिंग है, अगर कोई डिजाइन पास करवाना है तो एक आर्किटेक्ट ही पास करेगा, ना कि एक सिविल इंजीनियर जा करके उसे पास करके चला आएगा। भले उसके पास नॉलेज हो, भले उसके पास सारी चीज़ें हो, बट स्टिल उसे क्या होना चाहिए, एक जो आर्किटेक्ट हैं कह रहे हैं वो एक प्रोडक्शन चाहते हैं वो। और इसमें बात क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 20,000 आर्किटेक्ट हो कह रहा है कि हर साल धीरे धीरे मार्केट में लॉन्च होने वाले हैं। मतलब होगा कि इनका जो इनका सप्लाई साइड है कह रहे हैं वो बढ़ने वाला है। लेकिन अगर हम डिमांड साइड की बात करें कि जो सबसे बड़े बिल्डर्स हैं, जैसे गवर्नमेंट हुआ तो गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा बिल्डिंग फ्रेम करती है, लेकिन उससे कोई मतलब ही नहीं है डिज़ाइन से, और इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, सेफ्टी से कोई मतलब ही नहीं है, तो मतलब डिमांड ही नहीं है। और जो IT कंपनीज हो गई कहने की वो भी बेसिकली एक प्लेन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहती हैं, कह रहे हैं उनको अभी बहुत ज़्यादा डिज़ाइन और बहुत ज़्यादा कि उसमें कैलकुलेशन, बहुत ज़्यादा डेकोरेशन चाहती नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि डिमांड तो पहली बात तो कम है ही, और उसके साथ साथ उनके प्रोफेशन को प्रोटेक्ट भी नहीं किया जा रहा। एक प्लेन इंजीनियर भी उनका काम लेकर के चला जा रहा है। उसी के रिगार्डिंग ये पूरा आर्टिकल है। हमने पूरा आर्टिकल ये डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल है एक हमारे पास EU के रिगार्डिंग है। देखिए यूरोपियन यूनियन
के वाइस प्रेसिडेंट की जो हेड हैं उनसे और पीएम मोदी के बीच में बात हुई है। अब 2025 के बीच में 2025 तक ये डील हुआ है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होना है। अब पहले ट्रेड की बात कर अब पहले ट्रेड की बात कर लेते हैं। थोड़ा ट्रेड को हम कंपेयर करते हैं कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो ट्रेड है कह रहे हैं उसका वॉल्यूम है कह रहे हैं वो 67.7 बिलियन डॉलर के आसपास है। लेकिन अगर अब हम यूरोपियन यूनियन और चाइना की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 175 बिलियन डॉलर के आसपास आता है। मतलब यूरोपियन यूनियन और चाइना के बीच में जो ट्रेड है कह रहे हैं वो ज़्यादा है और यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में ट्रेड कम है। अब उसी ट्रेड को इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज ग्रीन इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ रही हैं, यूरोपियन यूनियन तो ऑलरेडी ग्रीन इकोनॉमी की तर्ज पर ही काम करता है, लेकिन अभी भी फॉसिल फ्यूल इंडिया बहुत ज़्यादा यूज करता है। तो 2050 तक दोनों को क्लीन एनर्जी चाहिए। तो अगर दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन के साथ काम करते हैं तो होगा क्या कि 2050 तक इंडिया का जो मोटो है क्लीन एनर्जी का कह रहे हैं वो भी फुलफिल हो जाएगा। और इस समय यूरोपियन यूनियन जो चाइना से बिल्कुल परेशान है और एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाइना में करके रखा हुआ उन्होंने, क्योंकि 2018 का ये डेटा मैंने बताया आपको कि 175 बिलियन और उसी सेम टाइम पीरियड में इंडिया में केवल 67। तो यूरोपियन यूनियन को चाहिए क्या कि चाइना का अल्टरनेटिव चाहिए, और इंडिया क्या बन सकता है कि चाइना का अल्टरनेटिव बन सकता है, राइट। तो उसी के रिगार्डिंग बात करें, कह रहे हैं कि हमें करना क्या चाहिए कि यूरोपियन यूनियन के साथ क्या करना चाहिए, अपने ट्रेड को बढ़ाना चाहिए, जैसे जो हमारी डिपेंडेंसी है चाइना पर कह रहे हैं वो भी कम हो जाएगी और यूरोपियन यूनियन को एक सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा, एक सोल्यूशन मिल जाएगा जहां पर वो इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। ठीक, तो ये वाला भी आर्टिकल डिस्कस हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट वन आर्टिकल